हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैं 80 दिन जेल में रहकर बाहर आया हूँ और ये मैं जेल गया था बस अपने बेटे के स्ट्रगल के कारण। ये दूसरा दफ़ा है जो मैं जेल गया हूँ अपने बच्चे के स्ट्रगल को करते हुए। लास्ट ईयर भी अगस्त मंथ में 25 दिन के लिए मैं जेल गया था और इस बार फादर्स डे के दिन मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर गलत एफआईआर करके मुझे फिर से फादर्स डे के दिन जेल भेज दिए थे। 15 जून से कुछ दिन पहले ही एक फेक एफआईआर किया गया था मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वालों के द्वारा, जब मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए उसके घर पर गया था और मुझे इसका आइडिया नहीं था कि एक फेक एफआईआर किया गया है। और 15 जून 2025 को जब मैं फादर्स डे के दिन अपने बच्चे से मिलने के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर अपनी पत्नी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अब एक्स वाइफ ही कह सकते हैं क्योंकि पत्नी जैसा तो कुछ रहा नहीं है। तो 15 जून 2025 को जब मैं फ्रूट्स लेकर फादर्स डे के दिन अपने बेटे से मिलने अपनी एक्स वाइफ मेघा कंदवे के घर पर गया था, तो उसी दिन वो तुरंत ही पुलिस वालों को, सदर थाना के पुलिस वालों को बुलाकर और मेरी अरेस्टिंग करवा दी थी। एफआईआर तो कुछ दिन पहले ही हुआ था और फादर्स डे के दिन जब मैं दोबारा अपने बच्चे से मिलने गया था तो मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था और पुलिस वालों को मेरे ससुराल वाले ही बुलाए थे और मेरी पत्नी ही बुलाई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 दफ़ा मैं जेल जा चुका हूँ अपने बच्चे से स्ट्रगल को लेकर और मेरा ये स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। जब मुझे अरेस्ट किया गया था तो उस समय अरेस्ट करने के बाद सदर थाना कोकर में मुझे लेकर गया और उसके बाद मेरी पत्नी और उसकी बड़ी बहन पल्लवी कंदवे मंजली बहन है पल्लवी कंदवे, दोनों को बुलाया गया था सदर थाना जिस दिन मेरी अरेस्टिंग हुई थी। और जब मैं सदर थाना में बैठा था उस समय भी थाना वाले ने मेरी पत्नी को एक मौका ये दिया था कि आप अपने पति के अगेंस्ट जो एफआईआर किए हैं अगर वो वापस लेना चाहते हैं तो आप वापस ले सकते हैं, क्योंकि मैं ही रिक्वेस्ट किया था थाने वाले से कि एक बार कोशिश किया जाए, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, कुछ हुआ नहीं। और मेरी पत्नी जो अपनी बड़ी बहन पल्लवी कंदवे के साथ थाना में आई थी उसका बहुत ही वियर्ड व्यवहार था उस दिन और वो सीधा केस आयोग दीपक नारायण सिंह को बोली कि इसे अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। बहुत ही एग्रेसिव तरीके से और बहुत ही वियर्ड तरीके से वो मुझे बोली कि इसे अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। उसी समय मैं अपनी पत्नी मेघा कंदवे को ये भी बोला था कि मेरा काम, ऑनलाइन काम जो है वो सारा ओपन है और लास्ट ईयर भी जब मैं जेल गया था तो उस समय भी ओपन था और मेरा काम आधा बंद हो चुका है और बचा कुचा जो मेरा काम है, अगर इस बार फिर से मैं इमीडिएट अगर जेल चला जाता हूँ सडनली तो मेरा जो बचा कुचा काम है ऑनलाइन सेलिंग का वो भी पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी को ये सब कुछ भी समझ नहीं आया और उसका बस एक ही कहना था कि इसे उठाकर जेल में डाल दीजिए, हम कोई एफआईआर वापस नहीं ले रहे हैं। बस ये बोलकर वो और उसकी मंजली बहन वहाँ से थाना से चली गई। उसके बाद सदर थाने वाले जो केस के आए हुए दीपक नारायण सिंह वो मुझे सदर हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो प्रोसेस है उनका अरेस्टिंग के बाद, वहाँ मुझे लेके गए थे और वहाँ भी मैं उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि फिर से एक बार फ़ोन पे बात किया जाए और कोशिश कीजिए, क्योंकि किसको जेल जाना अच्छा लगता है, वो भी एक फेक एफआईआर में।
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कई बार उन्होंने सदर हॉस्पिटल से भी उसको फ़ोन किया, मेरी एक्स वाइफ मेघा कदवे को, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाई। और फिर लास्टली जब एक बार उठाई तो फ़ोन पर भी उसका जो व्यवहार था बहुत ही वियर्ड था, और वो सीधा आयोग को बोली कि इसे उठाकर जेल में डाल दीजिए, हम कोई एफआईआर वापस नहीं ले रहे हैं। उसके बाद सीधा मुझे थाना में थाना से तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, फिर हॉस्पिटल से कोर्ट ले गया, रांची जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ ले गया। संडे का दिन था 15 जून 2025 को। बस एक कोर्ट में पेशकार बैठी हुई थी, तो उनसे कुछ पेपर वर्क थाने के इंचार्ज ने किया, मुझे नहीं पता वो क्या पेपर वर्क था। और उसके बाद सीधा जज के घर पर मुझे ले गए वो सारे लोग पीसीआर वैन में बैठाकर। और उसके बाद जज के पास जब मुझे घर पर लेकर गया तो वहाँ भी मैं उनसे कहा था कि मेरे ऊपर फेक एफआईआर किया गया है, प्रॉब्लम बच्चे को लेकर चल रही है और मैं अपने बेटे से मिलने जाता हूँ, और मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है। और सदर थाना से भी मैं बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ कि एटलीस्ट जो ऑर्डर हुआ है उसको कंप्लाई किया जाए, लेकिन सदर थाना की तरफ से किसी भी तरह का मुझे हेल्प नहीं मिला। और फाइनली एक फेक एफआईआर करके मुझे जेल भेजा जा रहा है। तो ये मैं जज को जब घर गया था उनके घर पर, तो मैं जज ऊपर थे सेकेंड फ्लोर पर, और मैं नीचे में ही था ग्राउंड फ्लोर पर घर के बाहर। तो चिल्ला कर उनको ये बातें बोला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली मुझे फेक एफआईआर पर सदर थाना के इंचार्ज दीपक नारायण सिंह जेल ले जाने लगे। रास्ते में ही उन्होंने कुछ ब्लैंक पेपर पर मुझसे साइन कराना चाहा, जो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ब्लैंक पेपर पर क्यों साइन कराया जा रहा है। और अचानक से वहाँ से सिचुएशन बदल गया, क्योंकि मैं ब्लैंक पेपर पर साइन करने से मना कर दिया उनको। और जब उन्होंने देखा कि ये ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं कर रहा है, तो एकदम से जो मेरे केस के आयो है दीपक नारायण सिंह, वो उनका जो नेचर था वो एकदम बदल गया, और साइड में ही गाड़ी लगाकर मुझे मारा पीटा गया। और लालपुर से होते हुए चलती हुई गाड़ी में भी लालपुर से होते हुए सदर थाना लाया गया, मारते पीटते हुए, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, धक्का मुक्की, हाथ वाथ से धक्का मुक्का से भी मुझे मारा गया। कान वान के पीछे मेरा यहाँ सूजन पूरी हो गई थी, जिसको 1 महीने लग गए ठीक होने में। और इस तरह से पूरा मार पीट करते हुए मुझे सदर थाना वापस लाया गया, और सदर थाना में भी मुझे फिर लात घूसा से भी मारा गया। स्पेशली सदर थाना मुझे जेल नहीं भेज के स्पेशली वहाँ से सदर थाना लाया गया। वहाँ पर मुझे गाड़ी से बाहर निकाल कर जो मेरे केस के आए हैं दीपक नारायण सिंह, उनकी पता नहीं एसएचओ से क्या बात हुई, जो वहाँ के एसएचओ है कुलदीप कुमार, उनसे भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, पर पता नहीं दीपक नारायण सिंह की कुलदीप कुमार से क्या बात हुई। मुझे थाना के अंदर ले जाकर लात घूसा से मारा गया, और मेरे बाल दाढ़ी को भी कस कस के खींच कर मुझे मारा गया। मेरे चेहरे पे भी मुक्के से मारा गया, बस इसलिए कि मैं ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं किया था। और फाइनली फिर मुझे मारते पीटते कूटते हुए वहाँ से होटवार जेल, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची में ले जाकर डाल दिया गया। वहाँ से मुझे भी नहीं पता था कि निकलने में मुझे 80 दिन लग जाएंगे, और वो 80 दिन हर एक दिन मेरा कैसा बीता है मुझे पता है। मेरे ऊपर क्या रहा, किस टाइप की सिचुएशन रहे, हर एक दिन मैं कैसे वहाँ गुजारा हूँ मुझे पता है। ना खाने पीने का कुछ सही से वहाँ कुछ हो पाता था, ना बाथरूम, ना नहाना, और सबसे बड़ा वहाँ सोने की प्रॉब्लम थी। एक ही बेड पर
8-8, 9-9, 10-10, 12-12 लोग को सुलाया जाता था। और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि जेल में गया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। और सीधा सा बात है कि करप्शन हर जगह है। जेल के अंदर भी अगर पैसे नहीं थे तो मुझे बेड नहीं मिला। बेड के नाम पर वही ज़मीन पे ही सुलाया जाता है सरकारी दरी पर, जो करीबन 4-4.25 फीट के आसपास चौड़ा होता है, जिस पर 2 आदमी के या 3 आदमी को मैक्सिमम सुलाया जा सकता है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मैं बेड नहीं ले पाया था, और मुझे बाथरूम के पास ही ज़मीन पर बिछे काले कंबल का जो बेड होता था, 4.25 फीट चौड़े बेड में एक गेहूं की बोरियों की तरह कभी 8 लोग, कभी 10 लोग, कभी 11 लोग और कभी 12 लोग सुलाया जाता था। और इस तरीके से सुलाया जाता था कि जैसे गाड़ियों में हम गेहूं की बोरियां ला देते हैं ना, उस तरीके से वहाँ सोता था मैं। किसका पैर किसके चेहरे के ऊपर है, किसका चेहरा किसके पैर के ऊपर है, कुछ समझ में नहीं आता था। और फाइनली इस तरीके से मैं 32 दिन वहाँ जेल में ऐसे ही सोया। और 32 दिन के बाद जब मेरे पास कुछ पैसे आए घर से मिलने के लिए, पापा आए। पापा तो बीच में ही पहले ही आ चुके थे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास इतने पैसे वो देकर नहीं गए थे कि मैं उससे बेड ले सकूं। तो फाइनली मेरे पास 32 दिन के बाद इनफ मनी थोड़ा आया और मैं एक बेड लिया। और वो बेड करीबन वही 4.5 फीट के आसपास का लगभग होगा, जिसमें 4 लोग हम लोग आराम से सो जाते थे। आराम से तो नहीं बोलेंगे, बस पैर फैला लेते थे, क्योंकि और अच्छा बेड लेने के लिए और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, और बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास उस समय भी नहीं थे। तो इतने ही पैसे मेरे पास थे कि एक बेड मैं ले पाया 32 दिन के बाद, जिसमें 4.5 फीट चौड़ा बेड में 4 लोग किसी तरह से पैर फैलाकर सो जाते थे। और वो बेड भी जस्ट बाथरूम के पास ही था, और वहाँ पर भी कोई पंखा वंखा कुछ भी नहीं लगा हुआ था, क्योंकि पंखे के पास बेड लेने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा देने होते थे। और 32 दिन के बाद 80 दिन तक मैं उसी बेड पर, बिना पंखे वाले बेड पर, जहाँ ऊपर कोई पंखा नहीं लगा होता था, किसी तरह से बस सोकर दिन गुजारा। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रही इस बार जेल में। हर आए दिन जेल के अंदर मैं हॉस्पिटल ही जाता रहता था। ऊपर से स्टार्टिंग में पुलिस वाले से भी इतनी मार पड़ी थी, एक फेक FIR में होने पर, बस इसलिए कि मैं प्लेन पेपर पर साइन नहीं किया था, कि शरीर में भी बहुत दर्द था एक्सटर्नल, और कान के पीछे बहुत सूजन भी हो गया था। तो इस बार का दिन 80 दिन मेरे बहुत ख़राब बीते हैं। हर आए दिन मैं हॉस्पिटल में रहता था। एक्सटर्नल तो प्रॉब्लम बॉडी में रही ही है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी मेरे बॉडी में हुए थे, जिसके कारण आप मान कर चलिए कि पूरा का पूरा 80 दिन, जितने दिन भी मैं जेल रहा हूँ, मेडिसिन खाया हूँ, बॉडी में इंजेक्शन लिया हूँ, और तबीयत मेरी ख़राब ही रही है। एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह के प्रॉब्लम हुए हैं, और काफ़ी मेडिसिन के साथ साथ काफ़ी इंजेक्शन भी मैं लिया हूँ इस बार जेल में। इस बार मुझे 80 दिन बस इसलिए लग गए निकलते हुए जेल से, क्योंकि बाहर मेरी पत्नी मेघा कदवे के द्वारा बेल को रिजेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अड़चन लग रहे थे। वो हाई कोर्ट से वकील को वो अपने हाई कोर्ट के वकील को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेकर आ रही थी हर डेट पर, और हर डेट पर वो मेरे बेल को रिजेक्ट करवा के मुझे जेल में ही रहने की बहस कर रही थी। उसके वकील हर एक डेट में मेरे बेल को रिजेक्ट करवाने पर ही बहस कर रहे थे। बहुत सारे प्रोसेस चले, बहुत सारे डेट पड़े, और इसीलिए इतना लंबा हो गया। और अब क्या बोलूँ मैं, स्टार्टिंग में तो कुछ डेट्स पे मेरे पापा नहीं आते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद बेल जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब 2 महीने तक भी
2 महीने नहीं, करीबन 1.5 महीने तक भी जब मेरा बेल नहीं हुआ, तो उसके बाद लास्ट के बहुत सारे डेट में मेरे पापा भी बहुत परेशान हुए हैं, और हर वो डेट पे अपने घर से बस से आते थे सुबह, और केस के डेट अटेंड करके शाम में बस से चले जाते थे। मुझे भी पता था कि मेरे पापा को भी बस मेरे कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस बार। क्या बोलूँ मैं अब, मैं तो अंदर था, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं लाचार था, और बाहर वकील के भरोसे तो 1.5 महीने तक छोड़ा गया, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, आखिर वकील कर क्या रहा है, आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है। और ऐसा भी फील हुआ, और ऐसा भी मेरे पत्नी की तरफ से और उसके वकील की तरफ से कुछ ऐसा भी किया गया था कि कुछ पैसे वैसे खर्च करके मेरे केस की केस डायरी, चार्जशीट, ये सब को रुकवाने की कोशिश की गई थी। तो मेरे पापा को जब ये रियलाइज़ हुआ कि कोर्ट में पैसे वैसे खर्च करके इस तरह से मेरे केस को डिले किया जा रहा है, तो 1.5 महीने के बाद फिर पापा एक्टिव हो गए, और वो हर डेट पर 1.5 महीने से लेकर 2.25 महीने तक, जब तक मैं निकला नहीं, वो हर डेट में बस पकड़कर रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते थे, और फिर शाम में बस पकड़कर वापस घर जाते थे, ताकि बस वो देख पाए कि आखिर वकील क्या कर रहा है, आखिर कोर्ट में चल क्या रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, बस बेटे के स्ट्रगल के कारण मैं दूसरी बार जेल गया, और इस बार मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो मुझे जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था। अभी भी बोल रहा हूँ तो बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी क्या किया जा सकता, जब 1.5 महीने तक किसी का बेटा अगर जेल में है और वकील की तरफ से, कोर्ट की तरफ से डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, डिले हो रहा है, और जब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो कोई भी बाप ऐसा ही करेगा। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं उससे किसी तरह से मिल पाऊँ, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, तो उसी तरह से जब मैं परेशानी में था तो मेरे पापा भी बहुत परेशान हुए मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए, और फाइनली 80 दिन कंप्लीट होते होते मैं 80वां दिन जेल से बाहर निकला। जब जेल में भी मैं था ना, तो वहाँ से सेक्शन 9 का केस, जिसमें मुझे चाइल्ड विजिटेशन का ऑर्डर पास हुआ है, मेंटेनेंस का केस, ये सारे डेट पे मुझे जेल से हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में पेशी कराया जाता था। पर मेरी पत्नी उन डेट पर आती तो नहीं थी कोर्ट, क्योंकि 3 बार मेरी पेशी कराई गई थी, और तीनों में से किसी भी डेट पर मेरी पत्नी एक्स वाइफ जो है मेरी, उसको मैं कभी भी वकील के साथ फैमिली कोर्ट में नहीं देखा। जब मेंटेनेंस केस और सेक्शन 9 के केस में मुझे हथकड़ी पहनाकर जेल से 3 बार कोर्ट में लेकर गया था। उस समय भी एक डेट पर मैं जज साहब को ये बोला था कि अगर बच्चे का सॉल्यूशन सही में निकल गया होता तो मैं आज हथकड़ी पहनाकर, ऐसे ही मैं हाथ उठाया था कि हथकड़ी मुझे पहनकर, या हथकड़ी मुझे पहनाकर इस तरह से खड़ा नहीं किया जाता। और अब मैं क्या बोलूँ, जज साहब का उस समय बस एक रिएक्शन था कि हम आपके बच्चे को जेल तो ले जाकर नहीं पिलवा सकते हैं, आप जेल से बाहर निकलिए बेल लेकर, फिर हम कुछ करते हैं। और मुझे फिर से क्या बोलूँ, बहुत उम्मीद जाग गई थी कि शायद मैं जेल से निकलूँगा और
बच्चे से मिलने का ये जो जज है, ये नए जज आए हैं। पुरानी जज जो लेडी जज थी संजीता श्रीवास्तव, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने ही ऑर्डर पास किया था चाइल्ड विजिटेशन का। और उसके बाद ये नए जज आ गए हैं रमेश चंद्रा। तो उनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि शायद उन्होंने ऐसा कहा है तो जेल से जब मैं निकलूँगा बेल लेकर, तो डेट जब पड़ेगा तो मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया जाएगा और कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ, जेल से मैं 2 सितंबर 2025 को निकला और 4 सितंबर को सेक्शन 9 के केस का डेट था, और जिसमें मुझे चाइल्ड विजिटेशन का ऑर्डर पास हुआ है। और मैं बहुत होप लेकर उस डेट को भी जज साहब के सामने गया कि बच्चे को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है, कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, उसका हमने रिटन में पिटीशन भी डाला हुआ है। और 2 दफ़ा मैं जेल भी जा चुका हूँ अपने बच्चे से बस मिलने के लिए कोशिश करने के कारण। 2 बार मेरे ऊपर गलत FIR करके मुझे मेरी एक्स वाइफ मेघा कदवे और ससुराल वाले मुझे जेल भेजे हैं, बस इसलिए कि मैं बच्चे से ना मिलूँ। तो ये सब मैं बोला और उनको याद भी दिलाया कि जब मैं जेल में था और जब मेरी पेशी हुई थी तो आपने कहा भी था कि मुझे मेरे बेटे से मिलवाने में आप मदद करेंगे और मुझे मेरे बेटे से मिलवाएंगे। लेकिन क्या बोलूँ, सब हवा हो जाता है सारी चीज़ें। लोग झूठा सांत्वना तो दे देते हैं लेकिन फिर कुछ होता नहीं है। 4 सितंबर को जब मैं कोर्ट गया तो वहाँ सारी बातें रखा, जज साहब को याद भी दिलाया, पर मेरी पत्नी और उसके वकील फिर से क्रॉस बातें करना शुरू कर दिए और बहुत सारी अड़चनें आई। और उसकी पत्नी मतलब मेरी एक्स पत्नी मेघा कदवे और उसके वकील बस यही बोल रहे थे कि ये बच्चे को लेकर भाग जाना चाहता है, बच्चा सेफ नहीं है इसके साथ, ये अपनी पत्नी को भी मारना चाहता है, ये वो करके बस कोर्ट को मिसगाइड उन्होंने किया। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बहस हुए और उसके बाद फिर जज साहब ने मुझे बच्चे से मिलवाने पर तो कुछ बातें नहीं किया और बस यही कहा कि हम नेक्स्ट डेट में करते हैं, या आपके वकील, और उस समय मेरे वकील थे नहीं क्योंकि वो हाई कोर्ट गए हुए थे, तो मैं खुद ही बहस कर रहा था। तो फिर फाइनली, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जज साहब के सामने जब खुद से अपनी बातें रखता हूँ तो ज़्यादा क्लियर और अच्छे से बातें रख पाता हूँ, तो मैं सारी बातें रखा। लेकिन मेरी पत्नी और उसके वकील इस तरह से बात को घुमा दिए कि जज फिर से कंफ्यूज हो गए और फिर से उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आगे देखते हैं। और फिर से 1.25 महीने के बाद का डेट पड़ गया। ना ही उस दिन कोर्ट केस कुछ भी हुआ, कोर्ट की प्रोसीजर आगे बढ़ी, ना ही मेरा केस आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है, केस आगे बढ़ने का तो मुझे वो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बस यही हर डेट में चाहता हूँ कि बच्चे का कुछ सॉल्यूशन निकले। और इस बार जब जज ने मुझे आश्वासन दिया था, जब मैं जेल से पेशी के लिए कोर्ट गया था, तो कि वो मुझे बाहर आने के बाद बच्चे से मिलाएंगे, और बाहर आने के बाद जब मैं फिर से अपनी सारी परेशानियाँ और सारी बातें बताया और उनको ये भी बोला कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं, मैं अपने बच्चे को अच्छे से, क्या बोलूँ मैं, बहुत अजीब सा लगता है, 6 महीने हो चुके हैं मैं अपने बच्चे से नहीं मिला हूँ। फिर से लास्ट 6 महीने पहले कोर्ट में ही मैं 2 घंटे के लिए मिला था अपने बच्चे से। पौने 3 महीने से तो मैं जेल में ही था, और उसके पहले भी लगभग 3.25 महीने
मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाया था। जो भी उसके घर पे जाता था तो वो भी बस 2-4 झलक ही देखा हो, पर उससे मिल नहीं पाया मैं। और अच्छे से मैं आज से 6 महीने पहले कोर्ट में ही 2 घंटे के लिए मिला था। और मैं जज साहब को भी ये बात बोला कि 6 महीने हो चुके हैं, 3.25 महीने से मैं जेल में था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही मैं बोला था कि प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया जाए। पर वहाँ पर भी जज साहब क्या बोले कि आपने पैसे कितने दिए हैं, आपने अपनी पत्नी को अभी तक कितने पैसे दिए हैं, क्या दिए हैं। मैं उनको बस एक बात बोला, 3.25 महीना से सर मैं जेल में था। 2 दफ़ा, 1 साल में 2 दफ़ा मुझे जेल भेजा गया है, करीबन 3.25 महीने और एक बार 25 दिन, लगभग 4.25 महीने के आसपास तो मैं जेल ही रहा हूँ। 4.25 महीने, लगभग 4.25 महीने तो मैं 1 साल में जेल में ही रहा हूँ। और दोनों बार जब मुझे गलत FIR करके जेल भेजा गया, मेरा काम खुला हुआ था, मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता था, तो दोनों दफ़ा मेरा अकाउंट ओपन ही रह गया। पिछले बार जब जेल गया तो मेरा काम आधा बंद हो गया, इस बार ही जब मैं जेल गया तो मेरा काम पूरा बंद हो गया। तो मेरे पास तो, और इंटेंशनली मेरे काम को मेरी पत्नी बंद करवाई है, और वो खुद काम कर रही है, वो खुद ऑनलाइन सेलर है और खुद अपना काम कर रही है। आज के डेट में मेरा काम बंद हो चुका है, अर्निंग का मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, और मेरी पत्नी खुद बिजनेस रन कर रही है, काम कर रही है और पैसे भी अर्न कर रही है। तो अभी पैसे के लिए मैं क्या बोलूँ, पर वहाँ पर तो वही हुआ उस डेट में कि बच्चे से मिलने को लेकर तो 1-2 लाइन बात हुई, पैसे को लेकर कहानियाँ शुरू हो गए। इसी तरह से बहस हुए, उसके वकील भी बहस किए, मैं भी बहस किया, और फाइनली बच्चे से मिलने का तो जज ने कुछ कहा नहीं, पैसे को लेकर पूरी कहानी चालू हो गई। अब मैं क्या बोलूँ, सारी बातें मैंने जज को बताया कि मेरी पत्नी अर्न कर रही है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िद में घर पे रहने गई है, मुझे छोड़ी है, और बहुत सारे रीज़न्स भी हैं उसके अलग होने के। उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा है, कुछ चैटिंग्स भी बहुत सारे उसके जब पकड़ाए थे, जब वो मुझे छोड़ कर आई थी। और आज के डेट में जब वो अलग रह रही है तो वो उसका अपना डिसीज़न है, वो खुद मुझे छोड़कर आई है, ना कि मैं उसको छोड़ा हूँ। और खुद वो काम भी कर रही है, कोर्ट को गुमराह किए कि वो कुछ नहीं करती है, बल्कि वो काम भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, अपना बिजनेस रन कर रही है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कर रही है। और आज के डेट में मेरा काम बंद हो चुका है। बहुत सारी बातें जज के सामने रिटन में, बहुत सारे दस्तावेज, रिटन दस्तावेज मेरे फाइल में लगे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए। लेकिन बात ये है कि ना जज ये सारी चीज़ें देखते हैं, ना पढ़ते हैं, या इंडिया का कानून ही ऐसा है कि सब कुछ लड़की के ही फेवर में है। बात यही हुआ कि घूम फिर के बच्चे से मिलने का तो कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, और फाइनली 1.25 महीने के बाद का एक डेट पड़ गया। उम्मीद बहुत थी कि शायद इस डेट में चाइल्ड विजिटेशन का जो कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, तो जज ने जैसा मुझे एश्योरेंस दिया था पिछले डेट में, तो शायद मुझे लगा था कि वो कुछ उस पर करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। फिर से 1.25 महीने के बाद का डेट पड़ गया,
अभी भी स्ट्रगल मेरा ऐसे ही कंटिन्यू है और समझ में नहीं आता है कब तक कंटिन्यू रहेगा। बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पाता हूँ। अब मेरा बेटा जो 4.5 साल का हो चुका है, तिरसान कुमार नाम है उसका, बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने बेटे तिरसान कुमार से मिल नहीं पाता हूँ। वो तो बेचारा छोटा है, खुद तो मेरे पास दौड़े दौड़े मिलने के लिए आ नहीं सकता है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे याद करता भी है या नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है, मेरे साथ रहा भी नहीं है, मैक्सिमम टाइम अपनी माँ के साथ ही रहा है। मैं मिला भी हूँ तो बहुत स्ट्रगल करके मिला हूँ और बहुत लंबे लंबे टाइम में मिला हूँ। तो वो मुझे याद करता है नहीं करता है ये तो मुझे कुछ नहीं पता, पर बात बस ये है कि एक छोटे से बच्चे को भी मेरी एक्स वाइफ और मेरे ससुराल वाले बहुत मिसगाइड करते हैं, उसको बहुत उल्टा सीधा बातें बताते हैं मेरे बारे में, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बताई जाती है उसको। मेरे लिए मेरे बारे में बहुत कुछ मिसगाइड किया जाता है जहाँ तक मुझे पता है। और वो आगे चल के मुझे कितना याद करेगा, या मुझसे मिलना चाहेगा, या मुझसे मिलेगा या नहीं, वो मुझे नहीं पता। पर आज के डेट में मुझे ये पता है कि मैं अपने बच्चे को बहुत मिस करता हूँ, मैं अपने बेटे को बहुत मिस करता हूँ, और चाहकर भी मैं उससे नहीं मिल पाता हूँ। हर वो एक कोशिश मैं किया हूँ पास्ट में, और उससे मिलने के स्ट्रगल में 2 बार गलत एफआईआर में जेल भी होके आया हूँ, 25 दिन और 80 दिन। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। और आगे का क्या रहता है देखता हूँ कि मैं अपने बेटे से कब मिल पाता हूँ, मिल पाता भी हूँ कि नहीं मिल पाता हूँ। अभी 6 महीने हो गया, सही बताऊँ तो मैं इस 6 महीने में ना उससे वीडियो कॉल में कभी बात किया, कोर्ट ऑर्डर में वीडियो कॉल में भी बात करने का है, और ना ही कभी फिजिकली मिला। 3.5 महीने से तो मैं जेल में ही था, उसके पहले भी ना मैं फ़ोन पे उससे बात किया ना मैं मिला। 6 महीने से मेरे बेटे से कब मेरे से और मेरे बेटे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मैं उसको देखा तक नहीं हूँ। और उसके पहले भी 1.5 साल मैं बहुत स्ट्रगल करके कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 1 महीने में, ऐसे करके 1 बार 2 बार कोर्ट में मिला हूँ, या उसके घर जाकर थोड़ा झलक देखा हूँ, बस ऐसा ही रहा है। बहुत बुरा लगता है कि एक छोटे से बच्चे को मेरे अगेंस्ट किया जाता है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बातें भी बताया जाता है, उसको मिसगाइड किया जाता है। यहाँ तक कि जब मैं उसके घर पे पहले जाता था तो उसको ये भी बोला जाता था कि तुम्हारा बाप आया है, डंडा लेके मारो। और भी बहुत सारी मुझे पता है कि उसको उल्टी सीधी बातें बताई जाती है, डायरेक्टली नहीं बताई जाती है, पर बात बात में उसको कुछ ऐसी बातें बताई जाती है मेरे बारे में कि वो उसी को सच मानता होगा। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो उसके साथ रहता ही नहीं हूँ। पर हाँ, मैं अपने बेटे तिरसान कुमार को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। और पहले भी स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और स्ट्रगल अभी भी मेरी कंटिन्यू है। कोर्ट से बहुत उम्मीद था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखता हूँ आगे क्या होता है, क्या मैं कर पाता हूँ ऑफिशियली अपने बच्चे से मिलने के लिए। बाकी देखता हूँ कैसा रहता है, क्या रहता है। बस एक उम्मीद यही करता हूँ कि एटलीस्ट मेरा बेटा थोड़ा जब बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, थोड़ी चीज़ों को अगर समझने लग जाए, तो रिक्वेस्ट है अपने बेटे से भी कि वो मुझसे मिलने की कोशिश करे, मुझे समझे, मेरे पास आए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसकी जो बचपन है वो मेरे बिना बीत रही है। और मैं
अपने बच्चे का, अपने बेटे का बचपन खो रहा हूँ हर एक दिन। उसकी बचपन की जो शरारतें होती हैं वो सब मैं